Hello, myself Priyanka, and today I am going to start with previous year question paper discussion for BPSC mains. So let's start. In this lecture we will be discussing taking all the previous year questions regarding economics. So let's start. Evaluate the principal achievements, with the first question, evaluate the principal achievements of Indian economic planning. ये क्वेश्चन 38 मार्क्स का आया था and what are the basic objectives? Next question is objectives in 10-5 objectives of 10 5-year plan. Elaborate the strategies made by the government to achieve these objectives. It is also 38 marks. And what are the measures have been taken under the 5-year plan to increase the employment opportunities in rural areas? तो इसमें सारे क्वेश्चन 5-year प्लान और प्लानिंग कमीशन को लेकर के हैं. प्लान और प्लानिंग कमीशन को लेकर है सारे क्वेश्चंस इस लेक्चर में. सो लेट्स स्टार्ट discussing with the first question, that is evaluate the principal achievements of Indian economic planning. So हम जब अपना क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे हम लिखेंगे. तो क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा टर्म होता है कि इकोनॉमिक्स में आपको टर्म्स पता होने चाहिए आंसर्स लिखने से पहले, और करंट रिलेटेड क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए. तो बीपीएससी में है कि कॉपी फिलिंग फॉर्मूला चल रहा है, सो यू हैव टू फिल द कॉपी, नॉट लाइक अ यूपीएससी कि वो बहुत प्रिसाइज आंसर्स लिखने हैं. सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. इंट्रोडक्शन में जो पूछा है उसके बारे में हल्का सा मेंशन करते हुए चलेंगे कि आखिर है क्या इकोनॉमिक प्लानिंग, है क्या. तो इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग जब हम अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जब हम प्लान करते हैं, हम अपने रिसोर्सेज को एक इफ़ेक्टिव मैनर में कैसे यूज़ करेंगे इन अ डेफिनेट टाइम, ठीक है, तो हम उसे इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं. तो इकोनॉमिक प्लानिंग मोस्टली गवर्नमेंट्स करती है फॉर अ कंट्री. तो जब गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट का मेन क्या होता है कि अपने कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे कैसे एलोकेट करें टू द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, और अपनी कंट्री में कैसे प्रॉस्पेरस लेकर आया जाए. और हमेशा गवर्नमेंट जब इकोनॉमिक प्लानिंग करती है तो एक डेफिनेट टाइम के लिए करती है. तो समहाउ शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है. हमारी कंट्री लॉन्ग टर्म करती है. फॉर एग्जाम्पल वो 5-year प्लान, 5 ईयर का अल्टीमेटम लेकर के चलती है कि हम 5 ईयर में इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे, अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करेंगे, किस ऑर्गेनाइजेशन को एलोकेट करेंगे, कैसे अपनी इकॉनमी को और प्रॉस्पेरस बनाएंगे, एक्सेट्रा. नेक्स्ट, हाँ, तो प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग का लार्जली फोकस किस पे होता है, मतलब ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करती है. तो हमारी पहले तो जान लें कि हमारी इकॉनमी कितने टाइप की होती है. तो पहला है कि प्लान्ड इकॉनमी, कमांड इकॉनमी, मार्केट इकॉनमी. प्लान्ड इकॉनमी में गवर्नमेंट का या स्टेट का बहुत ज़्यादा रोल होता है और थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर का रोल होता है, बहुत मार्जिनल रोल होता है. कमांड इकॉनमी में आपको नाम से ही पता चला है फुल्ली स्टेट ओन्ड इकॉनमी होती है. और मार्केट इकॉनमी में वो मार्केट ड्रिवन होती है, डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क करती है कि जैसा डिमांड है इकॉनमी का वैसी चीज़ें हम सप्लाई करेंगे. अगर लग्जरी गुड का है तो लग्जरियस गुड, और नॉर्मल गुड्स हैं तो नॉर्मल गुड्स. सो हमारी जो प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग है वो फोकस किस पे करती है? इकोनॉमिक ग्रोथ हो, एग्रीकल्चर में प्रोग्रेस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़े,
हम सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़े, हम सोशल जस्टिस ले पाएँ, हम हेल्थ केयर पे फोकस कर पाएँ, हम एजुकेशन पे फोकस कर पाएँ, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे फोकस कर पाएँ। मतलब ये सारे सेक्टर्स पे हमारी प्लानिंग कमीशन स्कीम्स बनाती है और उस पर वर्क करती है, उससे रिसोर्सेज एलोकेट करती है, बजट एलोकेट करती है। नेक्स्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हुए चलेंगे। अगर किसी भी टॉपिक को मेंशन कर रहे हैं तो हल्का सा बैकग्राउंड, पहले टॉपिक के इंट्रोडक्शन के बारे में लिखेंगे, फिर उसके बैकग्राउंड के बारे में बताते हुए कि इसका बैकग्राउंड क्या था, प्लानिंग कमीशन कैसे आया। तो स्टार्ट कर देंगे, ये हम कर सकते हैं इंडिपेंडेंस के टाइम से, लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले भी 1938 में फर्स्ट टाइम नेशनल प्लानिंग कमेटी स्टैब्लिश हुई थी बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके चेयरपर्सन जवाहरलाल नेहरू थे। और उनका मेन मोटिव था कि हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसे बढ़ाएं और हम रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें, हम पॉवर्टी कैसे हटाएं एंड एक्सेट्रा। और इस पूरे प्लानिंग कमीशन में आफ्टर 1944 में बॉम्बे प्लान आता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट के थ्रू बनाया जाता है। उसमें वो बताते हैं कि कैसे प्लानिंग कमीशन को वर्क करना चाहिए, मार्केट ड्रिवन होना चाहिए। 1944 में ही एक और आता है जिसको कहते हैं गांधीयंस प्लान, जो गांधीयंस थॉट को भी प्रमोट करता है, जिसको लेकर आते हैं एस एन अग्रवाल एंड मैनी मोर। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता है, आफ्टर इंडिपेंडेंस हम फॉर्मल मॉडल अडॉप्ट करते हैं प्लानिंग के लिए। हाँ, इसमें प्लानिंग कमीशन वो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है किससे, प्राइम मिनिस्टर को ऑफ इंडिया। और फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन होते हैं जवाहरलाल नेहरू। एम विश्वेश्वरैया को फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग कहा जाता है, क्योंकि इन 1938 में इन्होंने प्लानिंग कमीशन कैसे वर्क करेगा, कैसा होना चाहिए हमारे इंडियन इकोनॉमी का, वो एक आउटलाइन मैप बनाया था कि इसे 10 इयर्स का होना चाहिए और सोशल सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मार्केट ड्रिवन ज़्यादा नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा रोल नहीं रखना चाहिए, स्टेट का ज़्यादा रोल होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ इन्होंने मेंशन किया था, एक आउटलाइन मैप तैयार किया था। इस वजह से उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, अच्छा, जो हमारा प्लानिंग कमीशन है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टैब्लिश हुआ है 15 मार्च 1950 में। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान प्रेजेंट हुआ है इन 1951 बाय जवाहरलाल नेहरू। और इसके लास्ट चेयरपर्सन रहे हैं प्लानिंग कमीशन के नरेंद्र मोदी जी। फिर उसके बाद इन 2014 में इसे शट डाउन करके उसकी जगह नीति आयोग को लेकर के आते हैं। और स्टार्टिंग में टिल 1991 तक हमारी इकॉनमी बहुत क्लोज इकॉनमी होती है, स्टेट का बहुत ज़्यादा रोल होता है कि हमारी इकॉनमी रन कैसे करेगी, कैसे सारे चीज़ें वर्क करेंगी। उसके बाद धीरे धीरे आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, LPG रिफॉर्म जिसको हम कहते हैं, उसके बाद हमारी इकॉनमी ओपन इकॉनमी बनती है फॉर द इंटरनेशनल मार्केट, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रेजेंट करती है। अब इस क्वेश्चन में जिस हिसाब से पूछा है कि हमें अचीवमेंट्स, प्रिंसिपल अचीवमेंट्स बताने हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे अभी तक क्या क्या अचीव की है। ये तो आ गया कि अभी आफ्टर 2014 नीति आयोग आ जाता है और नीति आयोग का कैसे वर्क करता है, मेन फंक्शन क्या है। हाँ, वो बहुत फेडरलिज्म है, पॉलिसी मेकिंग में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो हम नीति आयोग के बारे में बाद में देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन का जो डिमांड है आंसर राइटिंग में।
ये कैसे इस्टेब्लिश हुआ इन 2015 और इसके चेयरपर्सन रहे प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन के बाद जब नीति आयोग आया तो उसके वर्क को हम 4 मेन हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो क्या है कि डिज़ाइन पॉलिसीज़ का एक मेन वर्क था, डिज़ाइन पॉलिसी प्रोग्राम्स, फिर नर्चर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फिर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। जैसे पहले की प्लानिंग कमीशन में इवैल्यूएशन नहीं था कि जो भी हम स्कीम्स बना रहे हैं उसमें सारे स्टेट्स का क्या क्या रैंकिंग है, वो कैसा परफॉर्म कर रही है। नीति आयोग में एक थोड़ा सा ये भी ट्विस्ट है, नॉलेज एंड इनोवेशन को भी हम इसमें प्रमोट कर रहे हैं थ्रू नीति आयोग। नीति आयोग का अगर क्वेश्चन ट्विस्ट कर देता है और पूछ देता है कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंक्शनल डिफरेंसेस को बताइए, तो आप ऐसे आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब बेसिकली क्वेश्चन में जो पूछा है हम उसको देखेंगे कि क्या रीसेंट अचीवमेंट्स क्या है इंडियन इकोनॉमी का। तो अगर हम नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को देखेंगे तो एट द टाइम ऑफ 1951 हमारा जीडीपी क्या था, 2.7 लाख करोड़, जो था वर्ल्ड्स का 3%, वर्ल्ड्स जीडीपी का 3% था। अब क्या है 2022 में 150 लाख करोड़ हो गया है इंक्रीज करके, एंड वो वर्ल्ड्स का 7% जीडीपी होल्ड करते हैं हम। नेक्स्ट जीडीपी ग्रोथ रेट अगर देखेंगे तो 1.1% से हम 1991 में ग्रोथ कर रहे थे एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। एलपीजी रिफॉर्म्स जब आए थे तो हमारा ग्रोथ रेट 1.1% था, लेकिन अब आफ्टर ओपन इकोनॉमी एंड आफ्टर पासिंग सो मच ऑफ ईयर्स वी हैव अचीव 6% to 7% ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट। अब पर कैपिटा इनकम देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम क्या था, 8,000 के लमसम था इन 1996 में, वो ग्रो करके कहाँ गया, 11,000 में आया जब हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया इन 1990 to 1991 में। और फिर अभी रिसेंटली कितना है, 1,26,406 पर कैपिटा इनकम है इन 2022 में। हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम करंट प्राइस पे एस्टिमेट किया गया है 230 ट्रिलियन इंडियन रुपीस। तो मतलब हम जहां थे वहां से बहुत अच्छे से ग्रो किए हैं इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट देखते हैं किस सेक्टर में और अचीवमेंट्स किए हैं। आते हैं नेक्स्ट सेक्टर क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे प्लानिंग कमीशन के थ्रू हम इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन के थ्रू हम क्या क्या अचीवमेंट्स लिए हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमारा था वो टोटली फोकस था किस पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, क्योंकि हम लोगों को उस समय फूड सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा फूड सिक्योरिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि हमारी इकॉनमी उस समय एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी थी, हमारी कंट्री टोटली एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी थी। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। सो फूड क्राइसिस को फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो हमारा उसी पे फोकस होता है कि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बूम करें, अपलिफ्ट करें। उसके बाद भी हम फूड क्राइसिस फेस कर रहे होते हैं, उसे ओवरकम आने के लिए हम ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर आते हैं 1960, जो इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज बनाता है। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं हम एग्रीकल्चर सेक्टर में, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हम लेकर के आते हैं, HYV सीड्स जिसको कहते हैं, मशीन्ड फार्म टूल्स लेकर के आते हैं, जिससे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में और प्रोडक्शन हो और इम्प्रूवमेंट हो और
उसे अपलिफ्ट कर सकें। हम साथ में एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसीज लेकर आते हैं, एमएसपी लेकर के आते हैं, हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट अप करने के लिए। उसकी वजह से क्या हुआ है, वी हैव सीन दैट इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना हुआ है, 308 मिलियन टन हुआ है इन 2002, जो 1947 में कितना था, ओनली 40 मिलियन टन का फूड ग्रेन प्रोडक्शन हम कर रहे थे। अब कितना कर रहे हैं हम, 308 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोडक्शन कर रहे हैं। देख रहे हो कितना ड्रास्टिक चेंज है, ड्रास्टिक इंक्रीज है। अब क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीज हुआ किसमें, ऑयल सीड प्रोडक्शन में बाय 43%, इंक्रीज इन पल्सेस प्रोडक्शन में भी हुआ है, कितने, बाय 33%। हम केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम किसान ड्रोन्स लेकर के आए हैं, हम डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स रख रहे हैं, किसान ड्रोन से हम इरिगेशन कैसे करेंगे, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज कैसे लेकर के आ रहे हैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे, हम ये चीज़ें इन फ्यूचर, इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर हम ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस था। हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान था, वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस था। उसे नेहरू महानोबिस प्लान भी कहा जाता है, सेकेंड 5 ईयर प्लान को। और हमारा जब थर्ड 5 ईयर प्लान आया, वो भी इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बोथ पे फोकस करके हम चल रहे थे। तो हमारा उसी समय से प्लान था कि हम अपने कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आए, हम स्मॉल इंडस्ट्री से ही स्टार्ट करें, हाँ, और हैवी इंडस्ट्री भी स्टैब्लिश करें, हम मैन्युफैक्चरिंग करें अपनी कंट्री में, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, हम दूसरी कंट्रीज पे रिलाय नहीं करेंगे फॉर मशीन्स एंड अदर थिंग। सो अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस बनाने के लिए हम तभी से फोकस कर रहे हैं। इन 1950 में हम 5 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज स्टैब्लिश करते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना में। 1991 आते आते तक वो कितना इंक्रीज हो जाता है, 244 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग पीएससी कौन कौन सा था, पेट्रोलियम, टेलीकम्युनिकेशन, पावर जनरेशन एंड ऑल। तो हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी कैसे कैसे ग्रो कर रहे हैं। हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में एज यू ऑल नो इन 1991 में एलपीजी रिफॉर्म लेकर के आते हैं विथ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हम अपनी इकॉनमी को ओपन अप करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह को लगता है कि अब हमारी इकॉनमी इतनी स्टेबल हो चुकी है, बाय बीइंग अ क्लोज्ड इकॉनमी, हमारी इकॉनमी अब इतनी स्टेबल हो चुकी है कि हम अपनी इकॉनमी को अब ओपन इकॉनमी बनाएं, हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करें, अपनी इकॉनमी को बूस्ट अप करें, फॉरेक्स रिजर्व को इंक्रीज करें एंड मोर एफडीआई लेकर के आए कंट्री में। अब रीसेंट अचीवमेंट्स क्या है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, हम परिवार पोर्टल लेकर आए जिसमें ग्रीन क्लियरेंस मिल रहा है इंडस्ट्रीज़ को। क्यों? क्योंकि इसका मेन मोटिव ये है कि हम जब इंडस्ट्रीज़ जो स्टैब्लिश होती हैं वो ईज़िली स्टैब्लिश हो पाए, उनका जो पेपर वर्क है वो ईज़िली हो पाए, हाँ, उनको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़े। क्योंकि अगर इंडस्ट्री स्टैब्लिश होने से पहले अगर वो ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स आएंगी तो बहुत हमारी इकॉनमी को लॉस होगा। इंडस्ट्री स्टैब्लिश होने से हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है एंड सो फॉर एंड सो। फिर हम RAM प्रोग्राम से लेकर के आ रहे हैं। क्यों? कि हम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को
प्रमोट कर सकें, ई श्रम प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, असीम पोर्टल लेकर के आ रहे हैं, मतलब रीसेंट अचीवमेंट्स भी हमारे इस सेक्टर में हैं। अब आते हैं सर्विस सेक्टर से कि सर्विस सेक्टर में क्या क्या अचीवमेंट्स हुए हैं। तो यू ऑल नो कि सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारे जीडीपी को, एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है, जिसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में भी हेल्प कर रहा है, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है थ्रू सर्विस सेक्टर। अब देखते हैं इसका कंट्रीब्यूशन। 1950 में हम 25% के अराउंड सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, जो अब इंक्रीज हो करके कितना हो गया, 50% हो गया इन 2022 में। इंडिया एक्सपोर्ट हब बन गया किसका, सॉफ्टवेयर सर्विसेज का। इंडियन आईटी आउटसोर्सिंग सर्विसेज जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ग्रोथ देखेगा फ्रॉम 6 to 7% इन रिसेंट टाइम। और अभी हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च कर रहे हैं, हम ज़ीरो टैक्सेशन रखे हैं इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं, हम स्टार्टअप इंडिया चला रहे हैं टू अपलिफ्ट दिस सेक्टर। नेक्स्ट अब देखेंगे कि डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल डेट। हमारा 19वीं सेंचुरी में हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर था वो बहुत बैकवर्ड था, हम कैमल और ये बुलेट कार्ट पे ही चल रहे थे। अब क्या है, इंडिया अब वो चीज़ इम्प्रूव होकर के क्या हो गई है, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री हो गया है इन द वर्ल्ड विथ रोड्स आफ्टर यूएस। यूएस के बाद हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा रोड्स हैं, हमारे कंट्री में ज़्यादा कनेक्टिविटी है। इंडियन रेलवे थर्ड लार्जेस्ट रेल नेटवर्क बन गया है ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर यूएस एंड चाइना। रिसेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्वतमाला प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं कि रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं जो एक हिल स्टेशन को दूसरे हिल स्टेशन से कनेक्ट करेगा। भारतमाला प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं जो पोर्ट्स को, इंडियन पोर्ट्स को मतलब उनको रोड से कनेक्ट करेगा कि हम मतलब और इफिशिएंट वे में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर पाएँ। अभी रिसेंट का सबसे ग्रैंड पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लेकर आए हैं, जो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान चल रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट 14 मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं पावर सेक्टर में हम क्या अचीव किए हैं। पावर सेक्टर में हम स्टार्ट कैसे किए थे, फॉर इंश्योरिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस सबको मिल पाए। हाँ, वहाँ से हम अब क्या है, स्पेयर हेडिंग द एनर्जी ट्रांजिशन पे हैं। 1947 में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इलेक्ट्रिसिटी ना बहुत सिर्फ अर्बन एरियाज में थी और वो उस पर होल्ड जो था सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का ही था। और आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया जो पावर सेक्टर है वो स्टेट के हाथ में होना चाहिए, और मेन फोकस गवर्नमेंट का था कि हर घर बिजली आए, हम अर्बन से लेकर के रूरल तक एरिया में हम इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएं। और 1947 में हमारा टोटल इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी 1362 मेगावाट था, जो बढ़कर के अब 4 लाख मेगावाट हो गया इन 2022। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 1947 16 यूनिट ही था, और अब रिसेंट टाइम में 2022 में 1231 यूनिट हो चुका है। India will achieve the target of domestic manufacturing of 280 gigawatt of solar power plant by
2030 तक हम सोलर पावर प्लांट पे भी फोकस कर रहे हैं। और टिल इंस्टॉल कैपेसिटी हमारी जो हो गई है 402 गीगावाट की हो गई, दैट इज जिसमें 39% जो है वो हम जनरेट कर रहे हैं किससे, रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट कर रहे हैं। हम अभी रिसेंट टाइम में हम रिडक्शन इन टैरिफ्स लेकर आ रहे हैं फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सोलर और विंड भी इन्वॉल्व है। हम इंडिया इज द rapidly growing in the sector of renewable energy ग्लोबली हम बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं इन द सेक्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे कैसे डेवलप कर रहे हैं। हमारा इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम एजुकेट कर सकते हैं। हाँ, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद भी काफ़ी टाइम तक हमारी इकोनॉमी जो थी वो टोटली मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे वो एग्रीकल्चर ही करते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही फोकस थे। तो अब क्या है, अब हम उसमें भी एडवांसमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सर्विस सेक्टर में भी, अगर आप कहोगे कि हम परफॉर्म कर रहे हैं बहुत अच्छा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम कॉटेज इंडस्ट्रीज में हम स्टार्ट किए थे, और नाउ वी आर डूइंग टेक्निकल एजुकेशन, डिजिटल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम चला रहे हैं, लार्ज इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, वही जो हम पहले बोले थे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। अगर जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं, उसमें स्कोप बढ़ा रहे हैं। सर्विस सेक्टर तो हमारा बूम कर ही रहा है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इन सेल्फ रिलायंस। हम सेल्फ रिलायंस कैसे बनाएं। पहले जब हमारी इकॉनमी आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम टोटली फूड ग्रेन्स के लिए भी हम दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट थे, हम कंज्यूमर गुड्स के लिए भी दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट थे, हम मशीन्स के लिए भी दूसरी कंट्रीज़ पे रिलाई करते थे। अब हमारा मेन फोकस क्या है कि हम अपनी कंट्री को सेल्फ रिलायंस कैसे बनाएं। सेल्फ रिलायंस का मतलब ये नहीं है कि हम टोटली सारी चीज़ें अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस करें। आप किसी ना किसी चीज़ के लिए रिलाई करोगे दूसरी कंट्री में, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द प्रोडक्ट यू आर मैन्युफैक्चरिंग, यू आर प्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। तो we no longer dependent on other countries for food supply, agriculture, crop, heavy industry, consumer goods and यहाँ तक कि डिफेंस सेक्टर के लिए भी, डिफेंस सेक्टर पे भी हम दूसरी कंट्री के साथ कोलैबोरेट करके हम वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस से क्या है कि जो भी हम अचीवमेंट हमारी कंट्री में हो रहा है वो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो, हमारी इकॉनमी टोटली हर सेक्टर से प्रॉस्पेरस बने, हमारी कंट्री और प्रॉस्पेरस बने। तो हम इक्विटेबल ग्रोथ
पे फोकस कर रहे हैं, हम बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ सब तक पहुंचाना चाह रहे हैं, मेन वुमेन, रिच पुअर, रूरल अर्बन, मतलब हम कनेक्टिविटी ला रहे हैं कि हम किसी भी सेक्टर को लेफ्ट आउट ना करें। हम हेल्थ सेक्टर में देखोगे तो हम सम पॉइंट्स इसमें और ऐड करेंगे, जैसे हेल्थ सेक्टर, नाइनटीन 1950 के अराउंड हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? 1950 के अराउंड हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर्स के अराउंड थी। अब इन 2022 में ये बढ़कर हो गई है 68 ईयर्स। हेल्थ सेक्टर पे हम इंद्रधनुष स्कीम लेकर के आए हैं फॉर चिल्ड्रन, कि उनको मिशन इंद्रधनुष, जिसमें उनको सारे टीकाकरण स्कीम जो चल रहे हैं कि सारे वैक्सीनेशन उनको टाइम से मिल पाए। फिर अभी आपने देखा है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 हमने वैक्सीन प्रोड्यूस की एंड उसे दूसरे कंट्री के थ्रू भी सेंड किया। पहले एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हेल्थ सेक्टर में हम बहुत पुअर परफॉर्म कर रहे थे। उस समय हम नॉर्मल स्प्रेड ऑफ डिजीजेस पे भी कंट्रोल नहीं पा रहे थे। अब है कि वी हैव कंट्रोल्ड ओवर स्प्रेड ऑफ डिजीजेस एंड ऑल। लिटरेसी रेट देखें, एजुकेशन सेक्टर पे हम क्या किए हैं, तो लिटरेसी रेट कितना था एट द टाइम ऑफ 1950? माई लिटरेसी रेट था 12%। अब वो बढ़ करके हो गया है इन 2022 74%। हमारी एजुकेशन जो था, यूनिवर्सिटीज़ जो थी, इन 1950 में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 22 यूनिवर्सिटीज़ थी ओवरऑल इन अ कंट्री। अब क्या है प्रेजेंट टाइम में? हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो है 49 के अराउंड। फिर 400+ यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, एंड 120+ यूनिवर्सिटीज़ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, और दे आर अनलिमिटेड ऑफ countless private sector
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है, मतलब हम एजुकेशन सेक्टर पे भी फोकस कर रहे हैं। और एजुकेशन सेक्टर पे भी हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम अभी फॉरेक्स रिजर्व भी देखें, एट द टाइम ऑफ 1991 जब हमारा एलपीजी रिफॉर्म हुआ था, तब हमारा फॉरेक्स रिजर्व था 9.22 बिलियन डॉलर, और अभी कितना है 2022 में वो इंक्रीज होकर के कितना हो गया है 640 बिलियन डॉलर। इन फॉरेक्स रिजर्व हमारी कंट्री 4th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। सो इस सेक्टर को भी हम देख लिए। इंडिया क्या है 3rd मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है फॉर टेक्नोलॉजी सेक्टर में। हम स्पेस मिशन कर रहे हैं, हम हैवी टेक्नोलॉजीज, हम इसरो में भी प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी में भी देखें इंडिया की कैपेसिटी, टोटली 150 गीगावाट की कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया की, जिसमें 48 गीगावाट हम लाते किससे, जनरेट करते हैं सोलर एनर्जी से। फिर 40 गीगावाट हम जनरेट कर रहे हैं विंड से। फोर गीगावाट के अराउंड हम जनरेट कर रहे हैं बायो पावर से। एंड 10 गीगावाट के अराउंड हम जनरेट कर रहे हैं हाइड्रो पावर से। इंडिया क्या हो गया है, 4th लार्जेस्ट कंट्री हो गया है इन वर्ल्ड, इन 4th लार्जेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड इन विंड पावर कैपेसिटी में। फोर्थ लार्जेस्ट।
पब्लिक प्राइवेट प्रायोरिटी में मेजरमेंट में इंडिया 3rd लार्जेस्ट कंट्री हो गया है आफ्टर चाइना एंड यूएस, और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया। आफ्टर यूएस एंड चाइना। एशिया में आफ्टर चाइना एंड जापान इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो हम टोटली अचीव कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये हम पूरा देखें। इस पूरे आंसर में अगर हम आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं एग्जामिनर को, तो क्वेश्चन जो पूछा है प्रिंसिपल अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, उसको हर सेक्टर को डिस्क्राइब करते हुए कि पहले क्या था, अब करंट में हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इन फ्यूचर हमारा क्या क्या प्लान है, ये प्रेजेंट करते हुए अपने आंसर्स को लिखेंगे। और लास्ट में इंट्रोडक्शन, सॉरी कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसे करेंगे? कंक्लूजन जब हम लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट होकर के आंसर्स को नहीं लिखेंगे कि ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम इकोनॉमिक के आंसर्स लिख रहे हैं तो हमारे पास बहुत अच्छा टॉपिक है कि हम उसको ईजिली प्रेजेंट कर पाएँ विथ आ रीसेंट अचीवमेंट्स, रीसेंट एग्जाम्पल देते हुए। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में हम अचीव किए हैं, अगर फ्रॉम दिस बिगिनिंग हम देखा जाए तो हम एवरी सेक्टर में हम अचीव किए हैं, फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स टू मैक्रो टू heavy industries to service sector, every sector you have seen कि I have mentioned कि हम हर सेक्टर में कैसे कैसे अचीव किए हैं, कैसे कैसे हम ग्रो करते गए हैं, हम सेल्फ रिलायंस की तरफ अपनी इकोनॉमी को लेकर के गए हैं। वी लॉन्च 5G टेक्नोलॉजी, वी हैव नेविक नेविगेशन ऐप, जो आप GPS यूज़ करते हो अपने फ़ोन में टू ट्रैक, टू विजिट एनी प्लेस, हम उसकी जगह नेविक लॉन्च किए हैं बाय इसरो। हम वैक्सीन, कोविड-19 के टाइम पे हम लोगों ने वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग किया, अपनी कंट्री को प्रोवाइड किया, यहाँ तक कि हम दूसरी कंट्री में भी सेंड किया थ्रू मैत्री इनिशिएटिव वैक्सीन्स को। मतलब हम फार्मा सेक्टर में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आफ्टर चाइना आवर कंट्री केम एट द सेकेंड प्लेस इन फार्मा सेक्टर। हम डिफेंस सेक्टर में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में दूसरी कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट होकर के डिफेंस सेक्टर के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और दूसरी कंट्री को सेल आउट भी कर रहे हैं। हम मतलब कोलैबोरेशन पे वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारे टोटल रिसेंट अचीवमेंट्स हुए। हमारी इकोनॉमी का प्लानिंग कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम सस्टेनेबल बनाकर चले अपनी इकोनॉमी को, हम कम रिसोर्सेज में भी मैक्सिमम आउटकम निकाल पाएँ। तो हम जब भी अपने आंसर्स को लिखेंगे इकोनॉमी में, तो हम हमेशा यही फोकस करेंगे कि हम कैसे अपने करंट रिलेटेड टॉपिक को अपने आंसर में कैसे प्रेजेंट कर पाएँ। ये हम देख लें कि अभी तक का क्वेश्चन में जो डिमांड था। अब देखते हैं नॉट फेलियर ना, यहाँ हम कर सकते हैं लिमिटेशंस। अगर यही इसी क्वेश्चन को हम ट्विस्ट कर दिया कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, तो उसके लिमिटेशंस क्या है, प्लानिंग कमीशन के लिमिटेशन क्या है कि पॉवर्टी पे जो हम फोकस कर रहे थे अपने प्लानिंग कमीशन में, पॉवर्टी अभी भी है, अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी है। आफ्टर मेकिंग सो मच ऑफ स्कीम्स एंड ऑल, अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी हम फेस कर रहे हैं। जेंडर डिस्पैरिटी अभी भी हम फेस कर रहे हैं। एजुकेशन की क्वालिटी अभी भी लो है। लिटरेसी रेट अभी 74% ही है, 100% नहीं है, और काफ़ी स्टेट में तो बहुत कम है। तो
हम मैल न्यूट्रिशन फेस कर रहे हैं। अभी रिसेंट के किसी 100 हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग 107 रही है फ्रॉम द बॉटम आउट ऑफ 124 कंट्रीज अराउंड के, मतलब शायद 124 कंट्रीज थे, आप चेक कर लेना, इसमें हमारी रैंकिंग इतनी लो रही है। मतलब हम अभी भी इतने स्कीम्स बनाने के बाद, इतना अचीव करने के बाद भी अभी भी हम बहुत पीछे हैं। तो हम उसमें अब ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा तो हम कैसे लिखेंगे, इसको बताते हुए फिर इसमें हम कैसे कैसे चेंजेस और ला सकते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, उसको प्रेजेंट करते हुए अपने आंसर्स को लिखेंगे। सो थैंक यू सो मच।